Hello all of you. Now let's see section 8, that is composite and mixed supply. सप्लाई क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, ये हमने सेक्शन 7 में पढ़ लिया. अब एक सवाल पैदा होता है. सवाल यह है कि अगर अपन दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके सेल करेंगे, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा भी हो सकता है मे बी. दो तीन चीजों को अगर हम कंबाइन करके बेचेंगे फॉर अ कॉमन प्राइस, सिंगल प्राइस, ठीक है, तो सवाल ही पैदा होता है कि ये तीनों जो चीजें हैं ये अलग अलग रेट से टैक्सेबल हो सकती है. एक गुड्स उसके अंदर ऐसा है जो 5% से टैक्सेबल है, दूसरा 12% से टैक्सेबल है, तीसरा 18% से टैक्सेबल है. अलग अलग रेट से हो सकते हैं. तो फिर ये जो सिंगल प्राइस है, मान लो कि 100 रुपए में हमने तीनों चीजों को मिलाकर बेचा, तो ये 100 रुपए पे हम कौन सा रेट लगाएंगे? 5% लगाए, 12% लगाए या 18% लगाए? ये सवाल पैदा होता है. तो इसका सॉल्यूशन जो है वो सेक्शन 8 में दिया है. तो चलो देखते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है. सेक्शन 8 कहता है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कॉम्पोजिट और अ मिक्स्ड सप्लाई. ये दोनों डेफिनेशन अगर आप याद करो तो हमने देखे थे. कॉम्पोजिट का मतलब क्या था? जहां दो तीन चीजें एक साथ आपने बेचा है, सप्लाई किया है, लेकिन वो दोनों तीनों चीजें जो है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे उसका डिपेंडेंस है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, जुदा जुदा नहीं है, एक साथ. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि आप गए होटल में और आपने इडली पैक कराई, तो वो रेस्टोरेंट जो इडली बेचता है वो इडली 2 से 3 जो भी पीसेस होंगे वो एक थैली में डालेंगे, सांबर एक थैली में या कप में पैक करेंगे, चटनी एक अलग कंटेनर में पैक होंगी, और फिर ये तीनों को एक बॉक्स में रखकर आपको दे दिया जाएगा. अगर 2-3 टाइप की चटनी है तो अलग अलग कंटेनर में पैक होगी और वो आपको दे देंगे, है ना. तो सवाल यह है कि 3-4 चीजें हैं, सांबर भी है, चटनी भी है, इडली भी है. अगर अलग अलग बेचा जाए तो तीनों के रेट अलग अलग है मान लो, लेकिन यहां एक साथ आपको दिया गया है. तो ये जो एक साथ दिया गया है इसको कॉम्पोजिट बोलेंगे कि मिक्स बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट यानी 3-4 चीजें जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है. बेचने वाला इंडस्ट्री में इसी तरह से उसको साथ में ही बेचता है, तो उसको इंटीग्रेटेड कहते हैं, यानी कि कॉम्पोजिट. और मिक्स क्या होता है? मिक्स वो है कि जहां वो चीजें एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रखती, कोई डिपेंडेंस नहीं है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि आजकल दिवाली चल रही है, तो दिवाली में ये आते हैं क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट बॉक्सेस बनते हैं जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता वगैरह वगैरह, अखरोट अलग अलग कंटेनर में पैक होते हैं और एक बॉक्स बनता है, और वो बॉक्स आपको मिलता है 700, 800, 900 रुपए में, है ना. तो सवाल यह है कि बादाम और काजू और किशमिश और पिस्ता क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? क्या एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते? क्या उनको साथ में ही यूज करना पड़ता है? नहीं, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो व्हेन द थिंग्स इन दिस कॉम्पोजिट यानी कि जो मिक्स है उसके अंदर जो चीजें हैं अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग अलग है, वो जुदा जुदा है, तो उसको अपन मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं. तो कॉम्पोजिट सप्लाई इज डिपेंडेंस, मिक्स सप्लाई इज इंडिपेंडेंस. ओके, तो कॉम्पोजिट है तो उसमें अपन ये तीनों अगर रेट है तो क्या लेंगे, और अगर मिक्स्ड है तो क्या लेंगे. लेट्स सी. तो उसका सॉल्यूशन यहां दिया है सेक्शन 8 के अंदर. क्या कहता है? The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner. Namely, पहला composite के लिए है. Composite supply comprising 2 or more supplies, one of which is principal, shall be treated as supply of such principal supply. जो उसमें principal चीज है उसको देखेंगे. तो मान लो ये 3 चीज है. इडली 5% पे है,
सांबर 12% पे है, चटनी 18% पे। तो आपने जो चीज बेची एज अ रेस्टोरेंट, आपने जो चीज बेची वो मेन क्या है? व्हाट इज द मेन और द प्रिंसिपल आइटम इन दीज 3 आइटम्स? इडली। सीधी सी बात, इडली इज द मेन थिंग ना। सांबर और चटनी तो सबऑर्डिनेट है, इंसिडेंटल है, सब्सिडियरी है। जो मेन है वो इडली है। तो इडली का जो रेट होगा, यानी ये पूरे जो प्राइस है इस पे हम इडली का रेट लगा देंगे। जो प्रिंसिपल है उसका रेट अपन लगा देंगे, चाहे वो प्रिंसिपल का रेट कम हो या ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं। जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वो अपन लगाएंगे। तो अगर इडली 5% वाली है तो अपन 5% लगाएंगे, इडली अगर 12% पे है तो अपन 12% पे लगाएंगे, इडली अगर 18 वाली है तो 18% लगाएंगे। जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसका रेट टोटल वैल्यू पे लगेगा। क्लियर? वेरी गुड। और अगर ये मिक्स सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई ने ये काजू, ये बादाम, ये पिस्ता, तो फिर किसका रेट लगाएंगे? तो देखो नीचे दिया है, अ मिक्स्ड सप्लाई comprising of 2 or more supply shall be treated as supply of that particular supply which attracts highest rate of tax. हाईएस्ट रेट जिस पे लगता है वो लगाएंगे अपन। तो हाईएस्ट रेट कोई भी हो, तो हाईएस्ट रेट देखो 18% है, चाहे ये काजू का हो, चाहे बादाम का हो, चाहे पिस्ता का हो, 18% जो रेट है वो लगा देंगे। तो ये डिफरेंस है कॉम्पोजिट और मिक्स के अंदर। और कॉम्पोजिट और मिक्स का डिफरेंस मैंने आपको समझाया, तो वो याद रखना है। डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये 2 वर्ड बहुत काम के। डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो वो नीचे एनालिसिस में भी दिया है, देखो वापस से कॉम्पोजिट और मिक्स दोनों की डेफिनेशन भी देखते हैं अपन कि वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मल्टीपल, दैट इज वन और मोर देन वन गुड्स और सर्विस। ये सर्विस भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ऑडिट भी किया आपका, साथ में कुछ कंसल्टेंसी भी दी, मिक्स सप्लाई हो गया। अब देखना पड़ेगा कि वो दोनों डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे के ऊपर। अगर है तो उसको कॉम्पोजिट बोलेंगे, अगर 2 सेपरेट चीजें हैं तो उसको मिक्स बोलेंगे। तो इसमें लिखा है गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए रूल लगेगा। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द ट्रीटमेंट ऑफ सच सप्लाईज वुड बी एज फॉलोज। If it involves more than one goods or services which are naturally bundled together, तो इसको ये टेक्निकल वर्ड है naturally bundled, यानी कि डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। उसका बंडलिंग ऐसी होता है, वो नेचुरली बंडल्ड है, साथ में ही बिकते हैं। हमने साथ में लाया ऐसा नहीं, वो साथ में ही जाते हैं। उनका नेचर ही ऐसा है कि वो साथ में ही रहेंगे। जैसे इडली और चटनी, इडली सांबर साथ में ही जाएगा ना, अलग अलग कैसे कोई बेचेंगे? खैर चटनी अलग से बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नॉर्मली इन रेगुलर कोर्स दे आर सोल्ड टुगेदर। सो दीज आर रिफर्ड टू एज कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस। इट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ दोज गुड्स और सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रिंसिपल सप्लाई देयरिन। जो प्रिंसिपल है, जो मेन है, मेन फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसको लेंगे, और उसका जो भी रेट होगा वो फुल सप्लाई के वैल्यू को लगा देंगे। और उसमें डेफिनेशन भी दिया, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 30। कॉम्पोजिट सप्लाई मीन सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business। ये मेन है, देखो ordinary course of business। एक रेस्टोरेंट में ऑर्डिनरीली चटनी और सांबर साथ में दिया जाता है। ठीक है, किसी को घर के लिए सिर्फ चटनी लेके जाना है वो लेके जा सकता है, किसी को सांबर ले जाना है ले जा सकता है, लेकिन नॉर्मली अपन ये दोनों को साथ में ही देते हैं, तो इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट गुड्स। वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। उसमें एक प्रिंसिपल होगा और एक सब्सिडियरी होगा, सबऑर्डिनेट होगा। जैसे यहां भी इलस्ट्रेशन दिया, देखो where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply। इतनी सारी चीज है, देखो इसमें सप्लाई भी है, पैकिंग भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, इंश्योरेंस भी है, तो ये सब कॉम्पोजिट में आएगा क्योंकि इसी तरह से होगा ना। And supply of goods is the principal supply,
इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो मेन है, पैकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सब्सिडरी है, ट्रांसपोर्ट इज द मेन सर्विस. दिस इंप्लाइज दैट सप्लाई विल बी टैक्स होनली एज सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन सर्विस माना जाएगी. Other examples are, if a contract is entered for supply of certain goods and erection and commissioning, installation भी अगर उसका है, supply of goods भी है, यानी मैं आपको मशीनरी बेचूंगा और फिर आपको इरेक्शन इंस्टॉलेशन भी करके दूंगा. तो इरेक्शन इंस्टॉलेशन सब्सिडरी हो गया. मेन चीज क्या है? सेल. जैसे अपन एसी खरीदते हैं मार्केट में, दुकान में जाओ एसी खरीद लो, टीवी खरीदो, तो वो क्या करते हैं, आपके घर पे आके इंस्टॉल भी करके देंगे. तो इंस्टॉलेशन एक सर्विस हो गया, लेकिन बेचेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे. बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो मशीन्स लगते हैं, तो मशीन बनाने वाली कंपनी बेचती है, फिर आपके फैक्ट्री में आके उसको इंस्टॉल भी करके देंगी. एसी खरीदते हैं हम, तो एसी वाला एसी बेचता है, घर पे आके इंस्टॉल भी करके देता है. फ्रिज खरीदा तो फ्रिज वाला आके इंस्टॉल भी करके देता है. टीवी वाला आके घर पे इंस्टॉल करके देगा आजकल दीवार पे, है ना. वॉल हैंगिंग टीवीज आते हैं, फ्लैट टीवीज जैसे ये लगा हुआ है. तो ये क्या करते हैं कि बेचते हैं और फिर आके इंस्टॉलेशन देते. तो मेन क्या है? सेलिंग. सेलिंग इज द मेन आइटम, इंस्टॉलेशन इज अ सब्सिडरी आइटम. तो उसको सेल ऑफ गुड्स मानेंगे. Then supply of certain goods along with installation and warranty thereto, it is important to note that these are naturally bundled and therefore would qualify as composite supply. Accordingly, it would qualify as supply of goods therein, which is essentially the principal supply in the contract. Thus, the value attributable to erection and installation or installation and warranty thereto will also be taxable as if they are supply of goods only. उसको गुड्स मानकर उसको पूरा टैक्स करेंगे. यानी कि जो इनवॉइस बनेगा, तो इनवॉइस में गुड्स यानी टीवी का वैल्यू अगर 50,000 है, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस उन्होंने लगाया 2,000 रुपए, और टोटल आपसे कितना चार्ज किया? 52,000 अगर चार्ज किया है, तो पूरे 52,000 पे अपन जो गुड्स का रेट होगा, जीएसटी रेट, वो लगा देंगे. सिंपल. तो पूरे 52,000 पे जीएसटी कैसा लगेगा? गुड्स का लेके. एसी का जो रेट होगा या फ्रिज का जो रेट होगा या मशीन का जो रेट होगा, वो रेट से अपन पूरे 52,000 पे चार्ज कर देंगे. और अगर ये कॉम्पोजिट कब मानेंगे? जब एक साथ आपने बिल बनाया है. लेकिन अगर अलग अलग बनाते हो, सेल कर दिया आपने 50,000, वो अलग बिल बन गया, और इंस्टॉलेशन का बिल अलग बनाया 2,000 रुपए का, तो फिर दोनों पे अपना अपना रेट अलग अलग लगाएंगे. Then installation will be called as service, which will be charged separately, and goods will be charged separately. फिर सेकेंड पॉइंट में बोला है कि if it involves supply of more than one goods and or services which are not naturally bundled, यानी वो दो चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो नेचुरल बंडलिंग नहीं है, उसको दोनों को साथ में नॉर्मल इंडस्ट्री में नहीं बेचा जाता, लेकिन हमने बेचा है, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई. सो दीज आर रिफर्ड टू एज मिक्स्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. इट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ दैट गुड्स और सर्विस विच इज लायबल टू टैक्स एट द हाइएस्ट रेट ऑफ जीएसटी. A supply of more than one goods and or service are bundle as a bundle will be reckoned as a mixed supply if such goods and or service are supplied together for a single price. They are not naturally bundled and it does not qualify as composite supply. यानी वो composite नहीं है, तो फिर वो mix में आएगा obviously. और उसकी definition भी दी है और illustration भी दिया है. तो mixed supply means two or more individual supplies of goods or service or any combination thereof, means it can be goods and service or two goods or two services made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute composite, means they are not naturally bundled. Correct? जैसे मैंने कंपनी में ऑडिट किया और ऑडिट के साथ साथ मैंने वहां पे जो लोग हैं फाइनेंस के, उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, बिकॉज आई एम ए ट्रेनर एज यू कैन सी. तो मैंने उनके लिए ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दी कंपनी को और उनका ऑडिट भी किया. तो ये दोनों सर्विस दी है. अब देखो दोनों कॉम्पोजिट है क्या?
क्या इस तरह से नॉर्मल कोर्स में साथ में हम ये प्रोवाइड करते क्या कभी? नहीं। ट्रेनिंग सर्विस जो है टोटली डिफरेंट है और ऑडिट सर्विस जो है टोटली डिफरेंट है। तो अगर इसका बिल मैंने साथ में बनाया, मैंने बिल साथ में बनाया 16 करोड़ ऑडिट एंड ट्रेनिंग फीस तो फिर ऑडिट पे अगर रेट कम है, ट्रेनिंग पे रेट ज्यादा है या जो भी है, दोनों का रेट अलग अलग है, तो अपन ये पूरे 16 करोड़ पे कौन सा रेट ऑफ जीएसटी लगा देंगे? हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट वाला लगा देंगे। तो देखो उसमें इलस्ट्रेशन भी दिया है, ड्राई फ्रूट्स का एग्जांपल तो उसमें है, और अभी ऑडिट का भी आप डाल सकते हो। ऐसे कितने सोच सकते हो? जस्ट कीप थिंकिंग एंड कीप सीइंग दैट आर दे नेचुरली बंडल्ड और नॉट। क्या वो साथ में दिए जाते हैं या वो अलग अलग दिए जाते हैं, ऐसा आप सोचो। तो देखो इलस्ट्रेशन में दिया है सप्लाई ऑफ अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स। ये इलस्ट्रेशन तो लॉ के अंदर ही दिया है। केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस इज अ मिक्स सप्लाई। ये बॉक्स, गिफ्ट बॉक्सेस बनते ना, तो गिफ्ट बॉक्सेस जितने भी बनते हैं उसमें अलग अलग चीजें हम डाल के देते लोगों को, तो वो अपने हिसाब से जो भी डालना है वो डालो और भी बेच डालो उसको। तो बहुत सारे ये दिवाली के टाइम में चालू हो जाती दुकानें, गिफ्ट बॉक्सेस का सेल करते हैं। सो दे जस्ट कंबाइन एनीथिंग एंड सेल इट टुगेदर। फिर वो बच्चों के लिए गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के गिफ्ट बॉक्सेस, तो उसमें एक है ना तो टॉवल डाल देंगे, एक स्लीपिंग बैग डाल देंगे, एक टोपा डाल देंगे, ऐसा कुछ तो भी 8-10 चीजें जिसको जो मर्जी में आती डाल के साथ में जूते उते बेच देते हैं। So are they naturally bundled? No, they can be sold separately. They are available, all the things are available separately. It is just that a gift box is made for gifting to someone and things are put together. So if you just put some things together which can be sold separately, which are used separately, which have different uses, then it is not naturally bundled. तो लिखा है is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent. देखो ये मेन वर्ड है, ये बंडल वर्ड जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसका लॉजिक जो है वो ये है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी इज द मेन लॉजिक बिहाइंड अ बंडल। नेचुरली बंडल किसको बोलेंगे? जहां एक दूसरे पे डिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट है चीजें तो उसको नेचुरली बंडल नहीं बोलेंगे। तो नॉट डिपेंडेंट अगर है देन इट शैल नॉट, अच्छा फुल स्टॉप है। देन सेकेंड सेंटेंस इज इट शैल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई इफ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। ऑब्वियसली अगर अपन हर चीज को अलग अलग बेचे, अगर मैं ड्राई फ्रूट को अलग प्राइस लगा दूं, सबका प्राइस अगर अलग अलग है, आइटम 1 10 रुपीज, आइटम 2 15 रुपीज, आइटम 3 30 रुपीज, तो इसको फिर मिक्स सप्लाई बोलेंगे क्या? नहीं, ये सब अलग अलग हो जाएगा। तो सबके बिल अलग अलग बना दो तो फिर अलग अलग हो जाएगा। एक बिल है तो उसको फिर मिक्स बोलेंगे। और उसमें क्या बोलता है, अदर एग्जांपल्स में दिया है, इफ टूथपेस्ट, ये भी एग्जांपल मैंने दिया था, टूथपेस्ट को अगर नहीं, एग्जांपल मैंने नहीं दिया, क्या दे सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, टूथपेस्ट और टूथब्रश हमने मिक्स करके दिया। तो देखो आप टूथपेस्ट और टूथब्रश, आप बोलोगे सर टूथपेस्ट साथ में यूज होते हैं। अरे हो, यूज साथ में होते हैं, वो तो मैं बोलूंगा कि शर्ट और पैंट भी साथ में यूज होते हैं। इंसान निकलेगा घर से दोनों पहन के निकलेगा ना तो क्या शर्ट और पैंट कॉम्पोजिट हो जाएंगे क्या? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग। सो टूथपेस्ट एंड टूथब्रश आर सेपरेट। सेल करते वक्त एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, यूज करते वक्त हो सकती है, मगर सेल करते वक्त देखना पड़ता है। सेल करते वक्त डिपेंडेंसी है क्या? नहीं। तो इसमें अलग अलग मानेंगे दोनों को, उसको क्या मानेंगे अपन? मिक्स्ड सप्लाई एंड नॉट कॉम्पोजिट सप्लाई। सो इफ अ टूथपेस्ट, say for instance it is liable to GST at 12%, is bundled with toothbrush जो कि 18% पे है एग्जाम्पल में, तो फिर अपन टोटल प्राइस, अगर टोटल प्राइस जो भी आपने चार्ज किया होगा 100 रुपए, उस पे 18% लगा देंगे। तो लिखा है दिस वुड therefore be liable to GST at 18%।
एंड वाइल देयर आर नो इनफॉलिबल टेस्ट, यानी ऐसा कोई एकदम कॉन्क्रीट टेस्ट तो नहीं है अपने पास कि जो डिस्टिंग्विश कर दे कि ये मिक्स्ड है और ये कॉम्पोजिट है. द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स could be adopted to determine whether the supply would be composite or mixed. However, every supply should be independently analyzed. वो तो अपने सोच पे है, अपने को एनालाइज करना है. और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स रहते हैं ये. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द मार्केट इवैल्यूएशन कि लोग किस तरह से समझते हैं. प्रिडोमिनेंट टेस्ट लगाते हैं कि मेजॉरिटी व्यू क्या है. जैसे कि मैं बोला नेचुरली बंडल्ड है तो कॉम्पोजिट माना जाएगा. सप्लाइड टुगेदर अगर है, सप्लाइड टुगेदर कैन बी बोथ, है ना. कॉम्पोजिट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है. कैन बी सप्लाइड सेपरेटली अगर आ गया कि हाँ अलग अलग भी दिया जा सकता है, फिर वो मिक्स में ही आता है. ये नॉर्मली अपन देखते हैं, कोई एक्सेप्शनल केसेस भी नहीं. जैसे मैंने कहा कि भाई सांभर अलग से बिक भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अलग से बिकता है क्या? नहीं, इडली के साथ या चटनी के साथ ही जाता है. देन वन इज प्रिडोमिनेंट सप्लाई फॉर रेसिपिएंट, वन इज प्रिडोमिनेंट, तो वो कॉम्पोजिट में आता है. देन अदर सप्लाई इज नॉट एम इन इटसेल्फ ऑफ रेसिपिएंट. अदर सप्लाई इज नॉट एम इन इटसेल्फ, यानी जो बाकी है, जो सब्सिडियरी आइटम है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है, ऐसे ही दिया है, तो उसको अपन कॉम्पोजिट बोलेंगे. बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी सब्सिडियरी सप्लाई, इमटेरियल सप्लाई. तो फिर जो मेन है प्रिंसिपल, वो ही अपन देखते हैं. देन ईच सप्लाई प्राइस सेपरेटली है, तो ना तो वो मिक्स्ड है ना कॉम्पोजिट, वो अलग अलग चार्ज होंगे अपने अपने. देन ऑल सप्लाईज आर गुड्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों में आ सकते हैं. ऑल सप्लाईज आर सर्विसेज, दोनों में आ सकते हैं. एंड वन सप्लाई इज गुड्स एंड दी वन इज सर्विस, वो भी दोनों में आ सकते हैं. सो दीज थ्री आर नॉट द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स. मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स आर दीज वंस. एम इन इटसेल्फ नहीं है, यानी एक बिल्कुल मेजर है और एक एकदम माइनर है, उसका कोई खास मतलब ही नहीं, कोई रोल ही नहीं. जैसे आपने जूता खरीदा, जूते के साथ उसने वो आजकल वो पॉलिश का एक डब्बी दे दिया फ्री में, ले जाओ पॉलिश. अब तो वो इमटेरियल है, जूते की कीमत 4,500 रुपए और पॉलिश क्या 10 रुपए का, तो उसको कॉम्पोजिट मानेंगे. डिपेंडेंसी आ जाती ना, उसका कोई अलग से वजूद ही नहीं है, कोई क्यों लेगा उसको पॉलिश को अलग, ऐसे ही दे दिया साथ में, तो उसको कॉम्पोजिट मानेंगे. हालांकि पॉलिश बिक भी सकता है, 10 रुपए में बिकता है, नो डाउट. तो ये मेन चीज है. देखो, naturally bundled, can be supplied separately, separate use है उसका, ये. then predominant nature, not an aim in itself. ये जो 3-4 बातें हैं, ये मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है.